नमस्कार, मैं हूं अनुष्का नायक और आप देख रहे हैं दियावी न्यूज। आज हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है आरजे वैशाली। आरजे वैशाली पिछले 13 सालों से आकाशवाणी 107.1 एफएम रेनबो पर अपनी आवाजों से लोगों का दिल जीत रही है। वो ना सिर्फ एक आरजे है, बल्कि एक एंकर, एक वॉइस आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी है। उन्होंने कई सारे नेशनल इवेंट्स होस्ट किए हैं और कई सारे मशहूर सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू भी लिया है। नमस्कार आरजे वैशाली। नमस्ते अनुष्का, थैंक यू सो मच। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जिस तरह मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें खुशी है कि आज आप यहाँ आई, अपना समय निकाल कर आप जो एनर्जी लेकर यहाँ आई है, हम इस एनर्जी को ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्रोलॉजी के जरिए। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यहाँ एस्ट्रोलॉजी पर आने से पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप एक आरजे हैं, तो इसका सफर कैसा था, अगर आप कुछ शेयर करना पसंद करेंगे तो। देखिए अनुष्का, जैसे हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जो एक मामूली जॉब या एक मामूली नौकरी से बढ़कर हो। और जब मैं नौकरी कर रही थी, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में थी और मेरा बहुत अच्छा चल रहा था करियर। लेकिन तब क्या हुआ कि मैंने द सीक्रेट सुना, पढ़ा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वो काम नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे दिल में खुशी हो रही हो, या एक कहते हैं ना कि एक दिल को सुकून मिलता हो। ये क्या है, बस कि एक ब्रेड एंड बटर के लिए, एक रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो भागदौड़ चलती है, इसके चलते ही मैं काम कर रही हूँ कमाने के लिए। मैं अपने दिल के लिए, अपने सुकून के लिए नहीं कर रही। सो व्हाट इज द ट्रू कॉलिंग ऑफ माई लाइफ? जब मुझे ये सवाल पड़ा, तब मैंने जो है बहुत सोचना शुरू किया, वो क्या चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, वो क्या चीज़ें हैं जो मेरे दिल को सुकून देंगी। तो ये करते करते, ये एक ऐसा नहीं था कि एक दो दिन में हुआ, ये दिस वॉज अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस। काफ़ी महीने सोचने के बाद आई रियलाइज कि नहीं, आवाज़ की दुनिया जो है ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। और मेरे कई सारे क्लाइंट्स थे जो मुझसे बस बातें करने के लिए कॉल करते थे, मिलने आते थे। तो वो कहते थे कि वैशाली, तुम्हें सुनना कितना मज़ेदार होगा यार, तुम बातें बनाती हो, तुम कहानियाँ सुनाती हो, तो तुम रेडियो के लिए बनी हो। तब मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं किस तरह अपने लिए रेडियो रेडी कर सकती हूँ। तो मैंने वर्कशॉप कोर्स किया जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में, XIC जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने ABCDE कोर्स किया। तो यहाँ पर कई सारे मीडिया के कोर्सेज उपलब्ध है, तो अगर कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है वो डेफिनेटली वहाँ जाके सीख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कैसा था कि एक वर्कशॉप कोर्स होने के नाते मैं अपने जॉब के साथ कर सकती थी। तो एक वीकडेज पर जॉब और वीकेंड पर यानी कि सैटरडेज पर ये वर्कशॉप कोर्स था। मैंने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कोर्स ऑलरेडी जेवियर्स के XIC से किया हुआ था, तो इसलिए मुझे पता था कि वहाँ पे राइटिंग के कोर्सेज हैं। इवन जो आपका यहाँ पर चल रहा है, शूट चल रहा है, तो कैमरा रिलेटेड, एडिटिंग रिलेटेड, यानी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें लगती है, वो सारी कोर्सेज भी वहाँ पर है। तो ये सारा करते हुए, ढूंढते हुए मुझे लगा कि हाँ, आवाज़ की दुनिया में मैं अपनी जगह बना सकती हूँ। तब मैंने वहाँ पर कोर्स किया। वहाँ पे मुझे जो मेंटर मिले, उनकी वजह से मुझे पता चला कि आकाशवाणी पर ऑडिशंस होते हैं रेडियो जॉकी के लिए, तो ये फ्रीलांस बेसिस का काम होता है। तो ऐसा मैंने यहाँ पर सीखने के बाद इट वॉज लक फॉर मी, क्योंकि हमेशा ऑडिशंस नहीं होते। लकीली फॉर मी ऑडिशंस थे, रिटन एग्जाम का कुछ पता नहीं था मुझे कि क्या होता है क्या नहीं। फिर भी रिटन एग्जाम मैंने क्लियर किया, ऑडिशंस भी मेरे क्लियर हो गए। और इसके बाद आई वॉज इंडक्टेड इनटू आकाशवाणी 107.1 FM रेनबो एज अ रेडियो जॉकी। और यहाँ आकाशवाणी पर मुझे एक मंच मिला, जिसकी वजह से भी मैं कह सकती हूँ मैं आज आपके सामने हूँ, वो उसी मंच की वजह से है। जो मेरी पहचान है वो मुझे इसी मंच ने दिलाई है। सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू आकाशवाणी, टू माई मेंटर्स, टू आवर ऑफिशियल्स एट आकाशवाणी, क्योंकि अगर उनका एनकरेजमेंट ना होता या वो हमें सपोर्ट ना करते, तो मेरे लिए 13 साल वहाँ पे टिक पाना ये इतना आसान नहीं होता, या फिर ये मेरी जर्नी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौके दिए, ये अवसर दिए कि मैं सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू कर पाऊँ, मैं प्रोमोज़ बना पाऊँ, मैं जो शोज़ हैं, अच्छी शोज़, प्राइम टाइम शोज़ मैं आकाशवाणी के लिए कर पाऊँ। तो कई सारी चीज़ें हैं दैट आई हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर टुवर्ड्स आकाशवाणी। तो ये था मेरा रेडियो का सफ़र। और देखिए, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में बचपन से ही बहुत गहरा जो है इंटरेस्ट था।
बहुत ज़्यादा रुचि थी ज्योतिष शास्त्र में। और हर रविवार को मेरी माँ जो है पेपर फैलाकर बैठ जाती थी हम सभी को लेकर के, और कहती थी कि तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारा ये हफ्ता ऐसा जाने वाला है। तो हर एक को बिठा के वो ये चीज़ें बताती थी। तब मैं सोचती थी, अरे इस आर्टिकल लिखने वाले को कैसे पता कि मेरा हफ्ता कैसे जाएगा। सो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी कि भाई फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, ऐसी कोई विद्या है। और मैं सोचती थी यार मैं काश ये सीख पाती, ये वाली चीज़ मेरे मन में हमेशा आई। तो जब मैंने अपना करियर सेल्स एंड मार्केटिंग का जो था इसमें ब्रेक लिया, आई थॉट दैट आई बी ऑन अ सबैटिकल, मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, बट आई नेवर लुक्ड बैक। मेरा रेडियो का सफ़र शुरू हुआ और साथ ही साथ वॉइसिंग, एंकरिंग, क्योंकि आपको एक बार मंच मिल गया फिर अपने आप ऑफर्स आते कि क्या आप वॉइसिंग भी करोगे, क्या आप एंकरिंग भी करोगे। ऐसा आपके लिए सामने से ही ऑफर्स आपकी तरफ चल के आते हैं, फिर आप उनको कैसे लेवरेज करते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन इतनी बात पक्की है दैट इट पुट्स यू इन द फोरफ्रंट, तो वो आपको एक मंच दे देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, फिर आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कैसे नेटवर्क करते हो, कैसे रिलेशंस बनाते हो, आप कितने प्रोफेशनल हो, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा रेडियो का सफ़र शुरू हुआ, साथ ही साथ एंकरिंग का भी और ज्योतिष का भी। ज्योतिष शास्त्र मैंने सीखने की शुरुआत की, और जैसे कि हम जानते हैं एक साइंस है, एक शास्त्र है, ये आप तुरंत एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं सीख सकते। इसमें आपको लगातार पहली बात तो पढ़ाई करनी पड़ती है, आपका बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग आप कर लो, उसके बाद फंडामेंटल्स जो है फिट हो जाते हैं आपके दिमाग में। इसके बाद आप जब अनगिनत पत्रिका देखते हो, कुंडलियाँ देखते हो, तब वो पक्का हो जाता है कि हाँ फिर वो पढ़ाई वाली चीज़ या प्योरली एकेडमिक चीज़ नहीं रहती, वो एक आपके इंट्यूशन, और एक कहते हैं ना इंट्यूशन को, मेरा मानना है, मैं आई एम जस्ट गोइंग अ बिट ड्रिफ्टिंग अ बिट अवे, बट मेरा मानना ये है इंट्यूशन जो होता है ये अक्सर आपके तजुर्बे का निचोड़ भी होता है। एक होता है कि आपके पास ऑलरेडी कितना ज्ञान है, उसको आपने किस तरह से मटीरियलाइज होते हुए देखा है, और फिर अगली बात आती है कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपकी पढ़ाई, आप वो देखते हो कैसे मटेरियलाइज हो रहा है आपका तजुर्बा, और लोगों को कुल मिलाकर मिलने वाले रिजल्ट्स। सो इससे जो है आपको एक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते करते एक एक पर्सपेक्टिव आने लगता है, एक नज़रिया आपका बन जाता है। तो ये करते करते इस तरह मेरे कई साल बीते हैं रेडियो एंकरिंग और वॉइसिंग करते हुए, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में। और मेरे दिल में मेरे सारे गुरुओं के लिए बहुत ज़्यादा आदर है, सम्मान है, और मेरे गुरु जो हैं ये शक्तिशाली थे, उनमें पावर था, उनमें शक्ति थी, तब जाके हम सीख पाए। क्योंकि आपके गुरु, आपके टीचर में उतनी ताकत होना, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, वो इनफ नहीं होता। आपके पास ज्ञान चाहिए और आपके पास वो आत्मिक शक्ति चाहिए कि आप लोगों को तैयार कर सको। हम जानते हैं कि किंग तो ज़रूरी होता है, लेकिन एक किंग मेकर उतना ही ज़रूरी होता है। किंग मेकर अगर ताकतवर हो तब जाके किंग आपको, या राजा आपको उस लेवल का मिलता है। तो राजा अगर ज़बरदस्त है तो यानी कि उस राजा को बनाने वाले गुरुजन, उनके माता पिता भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, वरना राजा तो बन नहीं सकता ऐसे। तो राजा बनाने वाले जो लोग होते हैं, किंग मेकर्स होते हैं, ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। एक आत्मिक शक्ति मैं कहूँगी, नॉट पावर एज इन द मटीरियलिस्टिक मीनिंग ऑफ पावर। तो ये रही मेरी जर्नी, और मैं अब चाहूँगी कि आप भी कुछ बोलिए। नहीं, आपका जर्नी सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत इंस्पायरिंग था। बाकी बहुत सारे लोग रहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहेंगे, तो आपका ये बातें सुन के I hope they also learn something and get more motivated. Yes, and I will always tell every person, अनुष्का, कि आपको बस बैठ के सोचना है क्या वो चीज़ें हैं जो आप कमाने के लिए नहीं, जो आपके दिल को सुकून दे, जो आप बखूबी कर सको और जिसमें आप ग्रो कर सको। ये हम अपने लिए हमेशा करियर या रास्ता चुनना, क्योंकि जब आप ऐसा रास्ता चुनते हो तो फेम, मनी, एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर द बेस्ट एट। तो आप बेस्ट किस चीज़ में हो, कौन सी वो चीज़ है जो आपको कभी भी नहीं लगता कि अब बस हो गया, अब काफ़ी सीख लिया, अब काफ़ी कर लिया। नो, यू शुड ऑलवेज बी थर्स्टी टू डू मोर,
और आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है और अच्छा बनना है, तभी जाकर के आप सही करियर में हो, आप सही रास्ते पर हो। ऐसा बिल्कुल मेरा बिल्कुल, मानना है। नहीं बहुत सही कहा आपने। तो जब हम अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात जी, कर रहे हैं, तो हाँ। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करता है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल अनुष्का, जैसे कि आप समझ ही चुके हो कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत है ज्योतिष शास्त्र के लिए के बारे में। तो मैं यही कहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र जो है, सबसे पहली बात तो ये एक शास्त्र है, ये एक साइंस है। मैं ये कहूँगी आपसे कि लोग अक्सर ये सोचते ओह ग्रह अब डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ। एक गुरुजी होकर गए हैं, रामण्णा महर्षि। उन्होंने कहा है बुद्धि कर्म अनुसारिणी। इसका मतलब क्या है? बुद्धि जो आपकी है, इंटेलेक्ट जो है, वो कर्मों के अनुसार है। तो आप कहेंगे कि अरे लेकिन पहले तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं या काम करते हैं, या काम करते हैं या सोचते हैं, या दोनों पैरेलली करते हैं? ये सवाल पड़ेगा ना। बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट इज ड्रिवन बाय योर कर्म। ये क्यों कहा जाता है इंटेलेक्ट इज ड्रिवन बाय योर कर्म? हम तो ये सुनते हैं कि कर्मों का फल जो मिलता है, तो कैसे के बुद्धि को ये बात कैसे हो सकती है? तो ऐसा है कि आपका जो पिछला जन्म होता है, उसमें जो आपने कर्म किए होते हैं, उस हिसाब से आपका इंटेलेक्ट इस जन्म में आपको ड्राइव करता है, और ये चीज आपकी पत्रिका दिखाती है। ऑलराइट। कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे, इस जन्म में आने तक आप जब पत्रिका देखते हैं, दैट इज अ रिपोर्ट कार्ड, दैट्स अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर प्रीवियस लाइफ, जो लेके वो ग्रहों का प्लेसमेंट लेके आप पैदा होते हैं उसी सही समय पर, जबकि आप अपने कर्मों का फल है वो भोगेंगे इस जन्म में। सो इट इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर प्रीवियस लाइफ तक का आपका जो कर्म है, उसका रिपोर्ट कार्ड होता है आपकी जन्म पत्रिका। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। या एंड कोई भी ये पूछेगा कि अरे फिर अभी तो कैसे सेम रहेगा, हमने तो इतनी चीज़ें की, हम तो अच्छा कर रहे हैं, अगर मान लो पिछले जन्म में सही नहीं भी किया था तो भी हम तो अच्छा कर रहे हैं, अभी सारा हम लोग दान धर्म ये वो सब करें। नहीं, सही बात है। इसीलिए देखिए, आपके जन्म के समय के जो ग्रह होते हैं, हम वो देखते हैं, उनका प्लेसमेंट देखते हैं, अभी जो ट्रांजिट में ग्रह लगे हुए होते हैं वो देखते हैं, और आपको कौन से प्लैनेट का पीरियड चल रहा है, जिसे महादशा, अंतरदशा, विदशा ऐसे नाम हैं, तो कौन से प्लैनेट्स की पीरियड है, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके एक दृष्टिकोण बनता है, एक नज़रिया बनता है, एक रिजल्ट मिलता है। ये इसको कहते हैं फलादेश देना, इसको कहते हैं प्रिडिक्शन देना। ओके, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम बता पाते हैं। अगर ऐसा होता कि सिर्फ आपके जन्म तक के ही कर्म देखने हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका है, हम अभी के गोचर के प्लैनेट्स क्यों देखें, जिसे ट्रांजिट कहते हैं, अभी प्लैनेट कहाँ से ट्रांजिट हो रहे हैं वो क्यों देखते? वो नहीं देखते ना। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को सुपर इम्पोज करते हैं। आपकी प्लैनेटरी दशा पीरियड कौन सी चल रही है ये हम देखते हैं, और कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट होगा ये हम सामने वाले जातक को या नेटिव को बताते हैं। तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ बेसिकली कि आपका पिछले जन्म तक का कर्म का पूरा कलेक्शन जो है ना, वो है, उसके हिसाब से आपकी बुद्धि इस जन्म में काम करती है, उस हिसाब से कि आपका इस जन्म में आने तक के क्या कर्म रहे हैं। सो दैट इज ड्राइविंग योर इंटेलेक्ट इन दिस बर्थ, एंड दैट इज व्हाट एन एस्ट्रोलॉजर टेल्स यू एंड गाइड्स यू अबाउट। तो ये हो गई अभी इसकी बात, एस्ट्रोलॉजी की बात। ट्रांजिट प्लैनेट्स भी असर करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर आपकी दशा पीरियड और आपके ग्रह जो आपके मूल बर्थ कुंडली में पड़े हैं, अगर ये फेवरेबल है ना, तो ट्रांजिट प्लैनेट्स में, ट्रांजिट में कितनी भी गड़बड़ी चाहे क्यों ना हो, आपका ज़्यादा नहीं बिगड़ता। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सीइंग और एनालाइजिंग समवन्स नेटल चार्ट। या सो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वास्ट है और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत वेरी कुछ जैसे ही मुझे पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजर है, मुझे बिल्कुल लगा था कि हमारी बातचीत बहुत सोलफुल होने वाली है। तो अभी के जो फास्ट पेस लाइफ है, जहाँ लोग एकदम तेजी से काम कर रहे हैं, तो अपने इनर पीस के लिए लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी लोगों को एक कंफर्ट जोन क्यों देती है, कैसे देती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी कंफर्ट जोन यानी कि वैसे नहीं देती। एस्ट्रोलॉजी के पास, ज्योतिष शास्त्र के पास आपके सवालों का जवाब है।
अभी जब भी आपको कोई भी सवाल पड़ते हैं, आप सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते हैं, या आप किसी गुरु के पास, मेंटर के पास, या बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं। आप कब खुश होते हैं? जब आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यही होता है। इंसान के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं। देखो, सुखी आदमी जो है वो जाएगा शॉपिंग करने, और जो दुखी इंसान है वो आएगा ज्योतिषी के पास, या किसी मेंटर के पास, या अपने गुरुओं के पास। तो हमारे पास आने वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये किसी न किसी तरह से तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, या कहीं अटके होते हैं, या तो फिर उन्हें डिसीजन लेना होता है, दे स्टक कि हम क्या करें। तो ऐसे ही लोग एक ज्योतिषी के पास आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन रहता है, तो ऐसा कभी गलत हो सकता है या ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ है ना, उसकी इंटेंसिटी की डिग्री में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि किसी का एक्सीडेंट योग है मान लो, तो एक्सीडेंट योग का मतलब ये नहीं कि भाई एक बड़ी सी लॉरी कंटेनर आके उड़ा देगी इंसान को। नो, नॉट एट ऑल। इट मीन्स इवन कि आपने अपने आप को कैंची से निप कर लिया, आपने अपने आप को छुरे से काट लिया और एकदम से खून बहने लगा। खून तो बहा ना, एक तरह का दैट्स एन एक्सीडेंट ओनली। सो इसलिए हम आइडेंटिफाई इस तरह से करते हैं एक्सीडेंट्स को कि रोड एक्सीडेंट, जिसको हम सड़क दुर्घटना कहते हैं, और अदरवाइज एनी एक्सीडेंट योग, यानी आप टकरा गए, गिर गए, लग गया, हड्डी टूट गई। अब कितने ही लोग हैं घर में ही चलते फिरते गिर जाते हैं, उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये भी एक्सीडेंट योग है। और एक्चुअली किसी का रोड एक्सीडेंट होना, कहीं से गिर जाना, ये भी एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट योग में इतना रेंज है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रेंज चूक सकता है शायद, या कोई रेंज ना बता पाए कि ओ कितने इंटेंसिटी से आएगा, लेकिन वो भी हम ज्योतिष शास्त्र से बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन आप लोगों को डराना नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से रॉन्ग तब हो सकता है जब या तो आपका टाइमिंग करेक्ट नहीं है, या फिर आपने बताया है कि हमारा भाई एग्ज़ाम अप्रैल में है, लेकिन एग्ज़ाम होते हैं जून में। तो जिसने प्रिडिक्ट किया होता है उसने अप्रैल के हिसाब से किया है, और आपका रिजल्ट कब लगने वाला है, लेकिन ये तो गया जून के तरफ और फिर रिजल्ट आए सितंबर। तो अक्सर जो है आपकी प्लैनेटरी दशा या ट्रांजिट अगर बदल गए, तो फिर उसमें ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकते। आप जिस समय उनके पास गए हैं, उस समय के हिसाब से मैं आपसे कहूँगी कि एटलीस्ट 60 to 70% कोई भी अच्छा ज्योतिषी हो, 60 to 70% मिनिमम वो आपको सही ही बताएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड एक्यूरेसी रेट। यू नो वाई? क्योंकि देश काल पात्र का फंडा है एक ज्योतिष में। मान लीजिए कि आप जो है कौन से समय में पैदा हुए हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अनुष्का, अगर आप हमारे देश में यही अगर आप 200 साल पहले पैदा होती, ओके, तो क्या आप इस कुर्सी पर, इस जगह पर बैठी होती? नहीं। प्रॉबेबली आपकी अब तक शादी हो चुकी होती, 1-2 बच्चे हो चुके होते, यू वुड हैव बीन अ यंग ब्राइड। बट मेरा मतलब ये है, काल से इतना फर्क पड़ता है, राइट? फिर एक और चीज़ है कि व्हाट इज़ द रोल अ पर्सन इज प्लेइंग, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द कंट्री। ओके, बिकॉज द थिंग इज दैट आज हम भारत में हैं, पर ऐसे कई सारे एशियन कंट्रीज हैं जो इतने डेवलप नहीं हैं। महिलाओं पर अभी बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, उन्हें पढ़ाई का भी हक नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह पैदा होती हैं, तो आप अगेन द सेम थिंग, विमेन से फॉर एग्जाम्पल एट सम प्लेस आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन आप ऐसे देश में हो जहाँ पर स्त्रियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप जो उस देश में कर सकते हो और जो इस देश में कर रहे हो, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजर को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो नेटिव है वो अभी कौन सा काल चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, उस नेटिव का वो कौन से कंट्री का, किस सभ्यता का है। क्योंकि हर कम्युनिटी की लड़कियों को, स्त्रियों को उतनी आज़ादी नहीं है। हमारे ही देश में भले ही, ओके, हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर जगह की लड़कियों को एक किस्म की, जो कहते हैं ना, एक किस्म की आज़ादी नहीं है। किसी को कहीं ज़्यादा है, किसी को। तो ज्योतिष में हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए बताते हैं, इसीलिए जब ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है चीज़ों का, इसीलिए अगर आपको कोई भी ज्योतिषी 60 से 70% भी सही बता दे तो बहुत अच्छे ज्योतिषी है। तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं, हम कभी गलत नहीं बोलते, इफ देयर समथिंग नेगेटिव, सिर्फ हम पॉजिटिव ही बोलते हैं और नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, कैसा है कि किसी को डराना नहीं चाहिए।
आपको बस उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये चीज़ है, तो आप संभल कर रहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई पर्सन आया है जिसकी ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और वो जॉब कर रहे हैं और उनको मान लो अब्रॉड जाना है, जैसे कि मेरे पास हाल ही में एक पत्रिका आई थी। तो बात ऐसी है कि उनसे मैंने कहा, मैंने देखा उनका हॉस्पिटल का अब्रॉड का वगैरह ऐसा स्थान लगा हुआ है, ठीक है। मैंने उनसे कहा आपको मिलेगा, अब्रॉड आप जाना चाहते हो, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, पर आपको पहले ये देखना है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस वो कंपनी दे, ये यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इंश्योरेंस हो, बिकॉज अब्रॉड मेडिकल एक्सपेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, इतना महंगा है बाहर सब कुछ। तो वो कंपनी आपको क्या इंश्योर कर रही है, अगर जो कंपनी आपको इंश्योर करने को रेडी हो फिर आप वो जॉब ले लो, क्योंकि मुझे पता है उनके हेल्थ पे खतरा मंडरा रहा है। तो मैं उनको डरा नहीं सकती कि अरे अरे मत जाओ, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे कैसे, अरे उस इंसान को यहाँ नहीं मिल रही नौकरी। जैसे मान लो कि सैचुरेशन आ जाता है या ले ऑफ्स होते हैं, उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका जो तजुर्बा है, उसका डिमांड किसी और कंट्री में है जो शायद इंडिया जितनी डेवलप नहीं है, राइट। सो दैट टेक्नोलॉजी और दैट थिंग इज करेंटली स्टिल इन डिमांड इन दैट अदर कंट्री। तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि यार मत जाओ आप ऐसा मत करो, ये नहीं कह सकते। आपको उसको बताना है कि आप जाओ, पहले इंश्योरेंस का देखो, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ का देखो, ये जहाँ पे आपको मिल रहा है ना वहाँ आप जा सकते हो। तो बोलने का, किसी भी चीज़ को बोलने का, पेश करने का एक तरीका होता है। तो एक अच्छे ज्योतिषी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ गाइडेंस, इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने ग्रह देख लिया और बोल दिया हाँ ये है, हाँ हो जाएगा, हाँ ये नहीं होगा, हाँ ये 4 साल बाद होगा, हाँ ये अभी नहीं होगा। ये बोल देना बहुत आसान है और सामने वाला है ना बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाता है इससे कि अरे क्या बात हुई, कोई बात ही नहीं हुई। कोई भी ऐसा ही सोचेगा। अगर आप मेरे पास 4 सवाल लेकर आए कि मुझे ये करना है, मैंने बोल दिया हाँ ये मत करो, फिर आपने मुझे पूछा मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो बोलेंगे हाँ चले जाओ। ये ऐसे जवाब नहीं होते। आई हैव टू गिव यू समथिंग टू फॉल बैक ऑन, जिससे आपको अश्योरेंस मिले कि नहीं मैं सही चीज़ कर रही हूँ। हम करने के लिए तो नहीं करते ना, वी डू इट विद अ कन्विक्शन। जब तक आप कन्विंस नहीं है कि ये काम, ये चीज़ आपके लिए सही है, अच्छा है, तब तक आप बस नाम के लिए नहीं कर सकते। यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट बी श्योर। तो एक ज्योतिषी का काम है गाइड करना, लाइक अ मेंटर, कि ये आप कीजिए, आपको पहले ये करना होगा, ये करना होगा, फिर ऐसे करते हुए कीजिए, ये चीज़ों का आप मेक श्योर करना कि ये चीज़ आपको मिले, इस तरह से ये काम आपका चले। तो इस तरह से गाइडेंस होता है। और ज्योतिषी का काम सिर्फ हाँ ना पॉसिबिलिटीज़ बताना नहीं है, उसका काम है रास्ता दिखाना। सो हाउ डज वन नो कि वो एक सही ज्योतिष के पास ही गया है या फिर ये ज्योतिष ठीक? वो मैं आपको बताऊँ, एक है ना हमारे अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, हमारे अंदर एक इंट्यूशन कह लो या क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन बात करते करते ना वो कनेक्ट हो जाता है ज्योतिषी से। और मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी अकल्ट मीडियम क्यों ना हो, ज्योतिष भी अकल्ट में ही पड़ता है। इवन दो इट्स अ साइंस, इट इज़ वन ऑफ द अकल्ट साइंसेस। ओके, इसमें क्या होता है कि आप है ना डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी मान्यता है कि हम नहीं बता रहे हैं, ये कोई शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है जो हमसे ये चीज़ करवा रही है। बिकॉज वी आर लाइक अ मीडियम। जैसे जो हमारे पास आया है पृच्छक या प्रश्नकर्ता, नेटिव जो हमारे सामने बैठा है, इसको हमारे पास उस डिवाइन एनर्जी ने गाइडेंस के लिए भेजा है। तो वो कनेक्शन एक डिविनिटी आपका और सामने सवाल पूछने वाले का, एक जब कनेक्शन होता है ना, तो वो इंसान समझ जाता है कि ज्योतिषी सही है। लेकिन अगर वो आपको फील नहीं हो अंदर से, थिंग्स डोंट टच यू, थिंग्स डोंट मूव यू, और आपको लगता है कि नहीं यार ये क्या बोल रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ, ये मेरी चीज़ के साथ मैच नहीं हो रहा, आपको जब अटपटा सा लगता है, यानी कि आप समझ जाते हो कि ये सही नहीं है। एक और चीज़, कभी भी किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाओ, डेफिनेटली रिकमेंडेशन, ये वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, अरे क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जो बहुत अच्छे से पत्रिका देखे, जैसे डॉक्टर के लिए हम पूछते ही है ना सबसे कि अरे कोई अच्छा डॉक्टर प्लीज़ रिकमेंड करो। तो मुझे क्या लगता है कि सोशल मीडिया ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर भी सुनते समय, जैसे कि आपके श्रोता हमें यहाँ पर माफ़ कीजिए आपके दर्शक हमें यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं ना आपके मेरे साथ,
यानी कि हम काम सही कर रहे हैं। तो वो एक कनेक्ट होना चाहिए। और जब सोशल मीडिया पर भी कोई भी ज्योतिषी बात कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, तो आराम से दर्शकों को समझ में आ जाता है कि इनको कितना आता है, इनकी बात में वजन है या नहीं है, ऐसे चुटकी में भांप लेते लोग, कोई मुश्किल नहीं है। सो जस्ट एक कनेक्ट, वो कैसे बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें बता रहे हैं, इट्स जस्ट यू ट्यून इन टू योर सेल्फ, ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, योर इनर सेल्फ, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई चीज़ है आपके सामने, आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप समझ रहे हो ना कि जुड़ रहे हो उस चीज़ से, एक वाइब मैच हो रहा है, एक कनेक्शन। हाँ, तो वो आपको अपने आप एक समझ में आता है। इवन व्हेन समवन रेकमेंड्स, आप पहली बार करते हो ना, हेलो मैं सो एंड सो हूँ, मुझे आपसे कंसल्टेशन लेना है, तो तभी मैं इतनी तकलीफ में हूँ या जो भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी किसी भी ज्योतिषी के लिए या किसी भी काम के लिए, इज कंपैशन। यू नीड टू हैव कंपैशन। आप किसी को सहानुभूति नहीं चाहिए, सबको ये चाहिए कि आप समझो उनकी बात को, एम्पैथी की ज़रूरत है। बिल्कुल। Yeah, there is IQ is there, but EQ is required as well. It's just as important. तो ये चीज़ जब समझ में आ जाती है ना, तो कनेक्शन हो जाता है, पता चलता है कि ये ज्योतिषी अच्छे हैं, इस एस्ट्रोलॉजर से हमको जवाब मिलेंगे। आपको अपने सवाल के जवाब मिलने चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि होगा नहीं होगा ऐसा, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट इज़ दैट आई हैव क्वेश्चन इन लाइफ, उनका मुझे जवाब दे दो। ये चीज़ भी होती है। तो जब आपने पहले मेंशन किया वुमेन ऑन सोशल मीडिया, तो अब अभी आजकल के जनरेशन में सनसाइन बहुत फेमस हो रहा है। हाँ, बट लोगों को ये नहीं पता कि सनसाइन के अलावा मून साइन और राइजिंग साइन भी एक्चुअली इम्पोर्टेंट होती है और उतने ही रोल्स प्ले करती है अपना अपना। तो आप जरा ये 3 साइंस को जरा एक्सप्लेन करके। बिल्कुल, ये तो बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई सारे लोग ये बातें नहीं जानते। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती हूँ, इसमें मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ और चीज़ों को जहाँ तक बन सके वहाँ तक डीमिस्टिफाई करूँ, बिकॉज देर इज़ ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसे में कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान पगला जाएगा कि भाई इतना इंफॉर्मेशन है, कैसे समझे। सो कीप इट बेसिक, कीप इट सिंपल, दैट्स ऑलवेज गुड। अब देखिए कैसा होता है कि जब हम जन्म लेते हैं, उस समय हम जिस लोकेशन में होते हैं, ओके, और हम आसमान की तरफ देखते हैं, तभी हम देखते हैं अलग अलग ग्रह जो है अलग अलग पोजीशन पर है। सो फर्स्टली लोकेशन टू लोकेशन पत्रिका चेंज होती है, बिकॉज आपके लोकेशन से वो कितने डिग्री पे दिख रहे हैं, इस हिसाब से मैपिंग होता है चीज़ों का। आप कहीं जब पहुंचना चाहते हैं, से बाय सी बाय एयर, देयर आर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये भी उस तरह के कोऑर्डिनेट्स ही आप समझ लो जो आकाश में कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर बैठे हुए जहाँ पर मून पड़ा होगा, जहाँ पे wherever moon is visible from my location at the time of my birth, that is the sign in which my moon is, that is the moon sign. अब यहाँ से सन कहाँ पर दिख रहा है इस लोकेशन से, मान लीजिए अभी हम बैठे हैं कुरला में, तो कुरला से मुझे सन कहाँ दिख रहा है, दैट इज द सन साइन। और असेंडेंट साइन जो है उसे कहते हैं लग्न राशि। ओके, दैट्स नॉट गॉड डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद विवाह और शादी। लग्न राशि यानी असेंडेंट साइन और द राइजिंग साइन। आपके जन्म के समय जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, विच इज़ द होराइजन, तो ईस्टर्न होराइजन पे आपके जन्म के समय जो राशि राइज हो रही होती है, दैट इज द असेंडेंट साइन और द लग्न राशि, दैट रिप्रेजेंट्स योर बॉडी इन दिस लाइफ। क्योंकि हम मानते हैं आत्मा अमर है, आत्मा जन्म लेती रहती है, लेकिन उसका भी अलग ही प्रोसेस है। अगर आप मुझे पूछोगे क्या एक आत्मा जैसे ही मृत्यु हो जाता है एक शरीर का, क्या वो तुरंत दूसरी बॉडी में आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एंड दैट आई थिंक इज फॉर अनदर टाइम। ओके, कि आत्मा की एक जर्नी क्या होती है, दैट बाय इटसेल्फ इन इटसेल्फ इज अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। सो हर आत्मा क्या तुरंत जन्म लेती है? ऐसा नहीं है। बट जब आत्मा जन्म लेती है वो एक शरीर में एंटर करती है, तो शरीर का उगम होता है या उदय होता है। इसलिए ईस्टर्न होराइजन पे जो राइजिंग साइन होता है वो आपके तनु को, आपके शरीर को, उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके इस लाइफ के शरीर को रिप्रेजेंट करता है। सो असेंडेंट साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके इस शारीरिक जीवन के बारे में चीज़ें बताता है। और जो आपका एक सन साइन होता है, सन साइन आपके पिता हुए, आपका
जो है समाज में मान सम्मान, आपकी नौकरी हुई, इन सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, सरकारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून साइन जो है ये एक्चुअली आपका नेचर, आपका मन, आपकी माता, उनको डिस्क्राइब करता है, क्योंकि मन बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है? एक, हमारा शरीर, हमारा तन स्वस्थ रहे, बीमारियां शरीर को लगती हैं, जन्म शरीर का होता है, अंत भी शरीर का होता है। दूसरा है मन, मन भला तो सब भला, सुना होगा आपने, राइट। तो मन भला तो सब भला, इसका मतलब ही ये है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है मेंटली आपकी क्या सिचुएशन है। वरना आप फिजिकली कितने भी फिट हो, आप इवन इफ यू आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, तब भी क्या होता है अनुष्का, कि अगर आपका माइंड स्टेबल स्टडी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाते। कितने सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनके मन अस्वस्थ है, वो नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे होते हैं, और ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये बातें हैं। तो इसलिए सन जो है, रवि जो है, ये समाज के लिए है, आपका काम, आपका नाम, इन सारी चीज़ों के लिए। इट्स नॉट अबाउट योर नेचर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सूर्य जो है, हम उनको पिता कहते हैं। पिता का सिग्निफिकेशन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पिता को वो रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट में, इसलिए भी कि आप देखेंगे कि अगर सन नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, एनिमल्स नहीं होते। वी ऑल यूज सनलाइट, वी ऑल यूज सोलर एनर्जी, इसलिए तो हम जिंदा है। तो सूर्य की वजह से हमारे अंदर जो है ये जान है और हमारी ग्रोथ है। वी नीड द सन रेज। मून है, इसीलिए माइंड जो है, जो शीतल चीज़ें हमारे लाइफ में, जो फ्लूइड्स है, वो मून से कंट्रोल होती है। और एंड अल्टीमेटली सब कुछ शरीर का खेल है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन। वेरी इंफॉर्मेटिव। और जैसे आपने जन्म कुंडली का भी मेंशन किया था पहले, तो क्या जन्म कुंडली वाकई अपना फ्यूचर दिखाती है या सिर्फ अपने पैटर्न्स को सिर्फ दिखाती है, मिरर करती है? देखिए, जन्म कुंडली जो है आपकी, उसमें आप क्या कर्मों के साथ, किन कर्मों के साथ पैदा हुए हो, ये आपकी पत्रिका दिखाती है। और उसमें अलग अलग प्लैनेट्स का दशा पीरियड आता है, विच शोज कि आपकी कुंडली के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो अभी फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ऐसे मान लो कि शेफ है, शेफ के पास सब कुछ है पैंट्री में, बट क्या वो हर चीज़ यूज़ कर रहा है? नहीं। वो ब्रेकफास्ट के हिसाब से ब्रेकफास्ट की ही चीज़ें यूज़ कर रहा है, लंच के लिए लंच का जो है वो यूज़ कर रहा है, डिनर बनाना है तो उस हिसाब से कर रहा है, राइट। सो हर एक समय अलग है और सामग्री भी अलग है, वो अलग चीज़ के लिए है। तो उसी तरह से जो है ज्योतिष शास्त्र में आपके उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग ग्रहों की दशा लगती है, जो आपकी कुंडली में किस तरह पड़े हैं उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग जस्ट योर नेचर एंड जेनेरिक थिंग्स। जेनेरिक थिंग्स और नेचर वगैरह ये आपका मून साइन और आपका जन्म नक्षत्र ये बता देता है आपका नेचर कैसा है, कैसा नहीं है, आपका मून कैसे पड़ा है। इंटेलेक्ट के लिए हम मर्करी देखते हैं, यानी बुध। तो बुध कैसा है, बुध की स्थिति कैसी है। तो कुछ लोग ऐसे ठीक लगते हैं, इमोशनली भी ठीक होते हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा इन लूज टर्म्स हम कहते हैं कि इसका दिमाग खराब है, पागल हो गया है, ये चीज़ें कि इन दिनों पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। तो ये जब बुध खराब होता है तो बुध भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट की लेवल कैपेसिटी वो दिखाता है। आईक्यू का भी आपको पता चलता है, तो आईक्यू का स्थान भी है और बुध प्लैनेट भी एक तरह से आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों चीज़ें देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये इस इंसान की इंटेलेक्चुअल लेवल या मेंटल कैपेसिटी क्या है। मेंटल कैपेसिटी यानी बौद्धिक वाली, जो चंद्र का मैं बोल रही हूँ वो है मन, नेचर, स्वभाव। ओके, तो दोनों में ये फर्क है। तो उसका प्लेसमेंट आपको ये डिस्क्रिप्टिव ही बता देगा कि नेचर कैसा है, ये कैसा। लेकिन अभी कौन सी दशा चल रही है और ट्रांजिट कैसे हैं, वो आपको मेन पत्रिका पे ही बिठा के उस पर्सपेक्टिव से बताना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी लाइव थिंग। कुंडली इज अलाइव, इट इज योर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कुंडली। आपको वो इट इज जैसे हमारा फोटो जो है वो हमारा एक लाइव रिप्रेजेंटेशन है, राइट। हम ये वीडियो कर रहे हैं तो आप हो, मैं हूँ, सजीव है। पत्रिका कुंडली भी सजीव है, वो जीवंत है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जो एक्चुअल पत्रिका जो पुराने ज़माने में हाथ से लिखकर बनाते थे ना, और ऐसी वाली पत्रिका ना, प्रिंट आउट वाली पर से,
बट हाथ से बनाई हुई पत्रिका, एक बार कोई अगर मृत हो गया, कोई गुजर गया, तो उनकी पत्रिका नहीं रखते अपने पास, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, और वो आपका एक सजीव रिप्रेजेंटेशन है आपकी कुंडली। इसीलिए जिनकी भी कुंडली हो हम लिख लें उनके डिटेल्स, सब अपनी डायरी में नोट कर लें, लेकिन उनकी कुंडली हम उन्हें वापस करते हैं, हम अपने पास नहीं रखते, क्योंकि वो उनका लाइव रिप्रेजेंटेशन है। आपका फोटो है भाई, मैं रख के क्या करूँ, मैं आपके साथ फोटो खींच सकती हूँ, या आपका मैं ड्राइंग बना के रख सकती हूँ, राइट? लेकिन आपका फोटो है ना भाई, आपको लौटा दिया, क्योंकि दैट्स लाइव यू। राइट, ये बहुत ही नया इन्फॉर्मेशन मिला है। तो जैसे आपने मर्क्यूरी के बारे में अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के वक्त कैसे फ़ोन हैंग होता है, ईमेल्स गलत लोग को चले जाते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये मर्क्यूरी की वजह से हो रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। क्या होता है, देखिए मर्क्यूरी के साथ साथ बाकी भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं। अब देखिए राहु केतु जो है ये शैडो प्लैनेट्स है, ये छाया ग्रह हैं, ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही होते हैं, और ये कार्मिक रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। ओके, सो दे आर ऑल्सो, यू कैन से दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड। ओके, अब जैसे सैटर्न हुआ, जुपिटर हुआ, मर्करी हुआ, वीनस हुआ, ये सारे रेट्रोग्रेड होते हैं। ओके, व्हेन दे गो इन अ सर्टेन प्लेसमेंट अवे फ्रॉम सन, ओके, तभी होता है। जैसे मर्करी और वीनस जो है ये अंदर के ग्रह हैं, ये सन के बहुत पास के ग्रह हैं, ये जल्दी रेट्रोग्रेड होते हैं, यानी कि वीनस को फिर भी टाइम लगता है। देखो मार्स भी रेट्रोग्रेड होता है, बट मार्स पूरा घूमता है, मर्करी और वीनस जो है सन के आसपास ही घूमते हैं। सर्टेन डिग्रीज वो सन से दूर चले जाने के बाद ही वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। मर्करी जो है, वी नो, इज द क्लोजेस्ट टू सन। मर्करी रेट्रोग्रेड जो है बार बार होते रहता है, लेकिन जैसे सैटर्न और जुपिटर जैसे ग्रह हैं, ये बड़े ग्रह हैं, तो जुपिटर जो है वो साल में एक बार रेट्रो होते हैं। सैटर्न जो है ये 2.5 साल का जो पीरियड होता है एक राशि में, उसमें यूजुअली एक ही बार रेट्रोग्रेड होते हैं। बट सैटर्न एंड जुपिटर कैन बोथ नॉट एग्जैक्टली फॉलो दैट पैटर्न। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके दर्शकों के लिए, इट्स फॉर अनदर टाइम। बट द थिंग इज दैट येस, जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं they are not behaving like themselves। अगर वो प्लैनेट आपको अच्छे फल देने वाला प्लैनेट है तो वो आपको अच्छे फल नहीं देता, और अगर वो आपको बुरे फल देने वाला प्लैनेट है आपकी पत्रिका के हिसाब से, तो फिर होता ये कि वो आपको बुरे फल उस पीरियड के लिए नहीं देता। सो इट्स नॉट ऑलवेज बैड, एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। वो एक झटके में वो काम कर देते हैं ना, जो मान लो बहुत समय से अटका हुआ था, लेकिन वो एक झटके में आपका काम हो गया जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया। ऐसा भी होता है। नाउ यस, इट्स वेरी पावरफुल। अब नाउ डिपेंड करता है कि आपको दशा कौन सी लगी है, बाकी ट्रांजिट्स कैसे हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का एक दूसरे को चेक या वेद भी लगता है, तो दैट्स ऑल्सो अनदर डिटेल्ड टॉपिक। तो समटाइम्स हमें लगता है अरे मेरा तो बहुत अच्छा टाइम है, जुपिटर तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं, सब कुछ सही है, फेवरेबल है, हो रहा है, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं वेद लगा होता है, वो अपने फेवरेबल रिजल्ट्स आपको उस इंटेंसिटी से नहीं दे पा रहा वो प्लैनेट, ये भी होता है। अभी हमने कैसे शुरुआत में बात किया अभी के फास्ट पेस जनरेशन के बारे में जी, तो अभी ज़ोडिएक साइंस के पीछे भी बहुत पागल है, अपने लव एंगल्स रिलेशनशिप्स को लेकर ज़ोडिएक साइंस से जुड़ा देती है, तो इस पर आपको क्या कहना है? अनुष्का, देखिए कि कोई भी जनरेशन क्यों ना हो, यूथ के समय उस एज में हर किसी को इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट क्यों आता है? इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। खुद की खोज होती है वो, जिसकी वजह से इंसान खोजने लगता है कि क्या वो चीज़ है जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। सो दैट इज़ द क्वेस्ट जो यूथ में किसी भी जनरेशन को एक सवाल पड़ता ही है। तो इट्स, आई फील, मोर देन अबाउट द जनरेशन, इट इज़ अबाउट द एज यू आर एट। ओके, तो ये जो यूथ का समय होता है, टीनेज का समय होता है, तभी बहुत क्यूरियोसिटी होती है खुद के बारे में, ऑपोजिट सेक्स के बारे में, तो ये लाजमी है। एंड अभी जो है ये इंफॉर्मेशन एज है, आपको रील्स में, वीडियोस में, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, जब इतनी जानकारी मिल रही है तो आपको नॉलेज भी उतना मिल रहा है। तो इसलिए जो है इस जनरेशन को जो सवाल है उनके जवाब भी साथ ही साथ मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा एक थर्स्ट फॉर नॉलेज बढ़ जाता है
कि भाई अब क्या, ना व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ज़्यादा वो लोग जान रहे हैं, अभी के जो यंगर जनरेशन्स है उनको न्यूमेरोलॉजी के बारे में भी इतना कुछ पता है और नंबर्स के पीछे लोग पागल है। पर मैं यही कहूँगी, न्यूमेरोलॉजी हो, टैरो हो या ज्योतिष शास्त्र हो, सारे ही जो है अपने अपने जगह पर सही है, बिल्कुल सही है। ओनली थिंग इज दैट न्यूमेरोलॉजी का स्कोप उतना ही है, वो लिमिटेड है। और जो वैदिक ज्योतिष है इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आपके जन्म से लेकर एंड तक को हर फेज को माइन्यूटली, मिनिस्क्यूली वो उसको डिसेक्ट कर सकता है। यानी आवर्स, मिनट्स तक भी आप जा सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में। उसके अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कृष्णमूर्ति सिस्टम है, उसमें तो सब और सब कहलाता है। दैट गोज अप टू सेकेंड्स इवन। Yeah, so you can go that fine into astrology. जो बाकी इसमें अभी आप न्यूमेरोलॉजिकली इसको कैसे करोगे, बट दैट इज पॉसिबल थ्रू वैदिक ज्योतिष। एंड न्यूमेरोलॉजी भी ज्योतिष का ही भाग है। सो इट्स नॉट लाइक सिर्फ इतना है कि किसी ने इस पर ज़्यादा स्टडी की, ज़्यादा रिसर्च किया, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही फ़र्क होता है। वैशाली जी, अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी को सुपरस्टिशन भी मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ हमें इनर पीस देता है तो वो गलत नहीं है। इस पर आपका क्या राय है? देखो अनुष्का, कैसा है कि सुपरस्टिशन जो होता है वो बिल्कुल ही अलग बात है। वो कैसी है कि सुपरस्टिशन हमारे डर की वजह से पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं से वो फ्यूल हो जाता है कि आपको कोई डर है, आपका वो एक्सपीरियंस की वजह से वो डर है और कहीं और से आपके उस डर को जो है पावर मिल गया, फ्यूल मिल गया, तो वो क्या बन गया, वो बन गया सुपरस्टिशन। क्योंकि आपके साथ साथ फिर और लोग भी डरने लगे, मानने लगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो ज्योतिष शास्त्र है ये शास्त्र है, साइंस है, इट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। और ज्योतिष के बहुत अलग अलग अंग है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट द प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो मैं या बाकी सारे ज्योतिषी करते हैं, इसे प्रिडिक्टिव या हॉररी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हमारा ज्योतिष जो है इतने वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बनाया है, ये सारी तमाम बातें सही हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है कि यहाँ से ज्योतिष कई जगह गया है और कई जगह पर उनके स्कॉलर्स ने उस समय में स्टडी करके अपना भी कुछ ना कुछ बनाया है। तो हमारे यहाँ जो ज्योतिष का सिस्टम है, इट वॉज मोर अबाउट स्टडीइंग द क्लाइमेट, स्टडीइंग द कैलामिटीज जो सबको इम्पैक्ट करेंगी। और जो राजा महाराजा रूलर थे, उनका जो उनकी एक दिनचर्या थी, उसके हिसाब से कुंडली को बनाया गया था। अब देखिए, ज्योतिष जो है ग्रीस में भी होता है, मैं कहूँगी अरब देशों में भी वो लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं। अरब देश का भी ज्योतिष शास्त्र है, ग्रीस का भी है। अब देखिए, ये ग्रीस के एलिमेंट्स और हमारे एलिमेंट्स जो है मिक्स होके जो अभी आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो थोड़ा सा ग्रीस का है और काफ़ी सारा अपना है। जैसे ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में वो लोग नक्षत्रों तक नहीं जाते हैं, वो लोग सन साइंस या मून साइंस या बेसिकली जोडियाक साइंस पे वो रुक जाते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम नक्षत्र तक गए हैं। इतना ही नहीं, हाँ, यहाँ पर जो रिसर्च हुआ है उसके चलते आप स्टेलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी या एक केपी कृष्णमूर्ति सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं, वो ब्रांचेस हैं जिसमें आप सेकंड्स तक जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो दीज आर ब्रांचेस। मेन जो है वो पाराशरी ज्योतिष है और इसके और भी अलग अलग अंग है, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी स्टडी भी की है, स्कॉलर्स ने अपनी स्टडी की है। यहाँ से अरब से होते हुए या वेस्ट जाते हुए जो ज्योतिष गया यहाँ से भी, तो वहाँ पर वो कुछ बदलाव आए या कुछ ऐड हुआ और यहाँ आया। तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ सम ऑफ ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कहते हैं होरा शास्त्र या हॉररी। ये शब्द जो है आया है ग्रीस से। तो ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमारी जो संस्कृति है, हमारे वेदों में जो ज्ञान है, इसका और उनके भी स्टडी का एक अच्छा सा मिश्रण है। ओके, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, अब जैसे 2025 चल रहा है, हाँ, तो कोई प्लैनेटरी मूवमेंट या ट्रांजिट जो होने वाला है और जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल अनुष्का, हम देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है। इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, इतने सारे अपघात हुए हैं, तो ये क्यों हुआ है, ये ज़रूर सवाल सबके मन में आ रहा होगा। अब देखिए, बड़े बड़े जो दिग्गज ज्योतिषी हैं, जो पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी हैं,
ये एस्ट्रोनॉमर के बराबर ही होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्टडिंग व्हाट इज गिवन। वो खुद वो मटेरियल बना रहे हैं जो बाकी ज्योतिषी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि इस साल सबसे पहली बात तो हम जिसे संवत्सर का एक स्टार्ट कहते हैं, जिसे हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं, चैत्र पाड़वा कहते हैं, हिंदू न्यू ईयर कहते हैं, इस समय पर ही ग्रहण हुआ था। ओके, ये ग्रहण हुआ मीन राशि में। मीन राशि डिनोट करती है विश्व को या दुनिया को, इसीलिए पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे चेंजेस आए, क्योंकि प्लैनेट्स लाइक सैटर्न एंड राहु गिव यू वेरी पावरफुल, वेरी इंटेंस रिजल्ट्स। अब देखिए बाकी सारे ग्रह ये घूमते ही रहते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो जिन्हें हम पाप ग्रह कहते हैं या मैलिफिक्स कहते हैं, वो बहुत इंटेंस और अग्रेसिव प्लैनेट्स होते हैं। अब राहु जो है ये शैडो प्लैनेट है, बट एट द सेम टाइम आपको नेम फेम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए राहु चाहिए, बट एट द सेम टाइम राहु स्कैम भी करता है, राहु प्रॉब्लम्स भी करवाता है, राइट। अब सैटर्न जो है इसे हम सोलर सिस्टम का अपना बॉर्डर मानते हैं। सैटर्न के आगे के प्लैनेट्स को पुराने ज़माने में पकड़ते भी नहीं थे, लेकिन हम पकड़ते हैं, बिकॉज समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर वर्ल्ड, वो कैसे देखे, तो सैटर्न इज द बॉर्डर। तो जब सैटर्न इन्वॉल्व होता है यानी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज आते हैं। राहु यानी सारा ये जो सारा खेल होता है ना, माइंड गेम्स, टेक्नोलॉजी का जो पूरा खेल होता है, ये होता है। अब क्या हुआ, ये राहु जो है इस ग्रहण के समय ही आगे पीछे, ये जो है पीछे चलता है, तो वो आ गया कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में आने के बाद जब गुरु आया मिथुन राशि में, एयर साइन में, तो एयर साइन से जो त्रिकोण योग बना है ना, और ये जो साल है ये ग्रहण के वजह से शुरू हुआ, तो दिस गेव, जैसे कि आपको खाना बनाना है, आपको एक गैस चाहिए, तो आपके पास वो पूरा गैस आ गया, जिसको हम सिगड़ी कहते हैं। जहाँ पे संवत्सर के शुरुआत में, हिंदू न्यू ईयर या नववर्ष की शुरुआत में ये ग्रहण हुआ था, उसका एक इम्पैक्ट था। दूसरी चीज, शनि राहु जो ग्रह है, ये दोनों भी जो है एयर के प्लैनेट्स है, एयरी प्लैनेट्स है, ओके। तो इनके एनर्जीज एंड बोथ आर मैलेफिक, दे आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, बोथ गिव यू कार्मिक रिजल्ट्स, दोनों का कार्मिक रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये ग्रहण में जब इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक दूसरे को, आप देख रहे हो ये इन्फ्लुएंस का जो एक्सिस है ये फरवरी के महीने से ही शुरू हुआ। सो फरवरी से ही, जनवरी में भी हमको पता चला कहीं कहीं अर्थक्वेक हुए, ये वो हुआ, लेकिन जो है फरवरी के महीने से हम सुन रहे हैं कुंभ में जो लोगों के साथ हादसा हुआ, उसके बाद ये जो स्टैम्पीड्स वगैरह, सो दे आर अफेक्टिंग द मासेस, बिकॉज सैटर्न फर्स्टली इज द मासेस। सैटर्न यानी आम जनता, ओके। सो आम जनता के साथ ही हुआ, बिकॉज सैटर्न हमेशा एक्लिप्स में इन्वॉल्व नहीं होता, इस बार सैटर्न एक्लिप्स में इन्वॉल्व था। तो आपके पास आ गई एक सिगड़ी, ओके। अभी जो है उसके तुरंत आसपास ही राहु जो है बैकवर्ड्स चलते हैं, वो आए एरी साइन एक्वेरियस में, जो थे पहले मीन राशि में, ओके। एक्वेरियस एरी साइन में आए, और फिर मिड मई के महीने में, मिड मई में जो है गुरु ग्रह जो खुद एरी है, ये भी आ गए दूसरे एरी साइन में, यानी जेमिनाई में। तो यहाँ पर जो है राहु और गुरु का एयर साइन से हुआ त्रिकोण योग, ठीक है। तो आपके पास सिगड़ी आ गई जो ग्रहण के समय पे योग लगे, बिल्कुल न्यू ईयर के बिगनिंग में। फिर आ गया आपके पास गैस, हवा, जो है पाइपलाइन गैस या सिलेंडर, यानी कि आपका गुरु राहु का जो ये कॉम्बिनेशन नवपंचम बन रहा है। अब सारा सामान तैयार है, आपको कुछ खाना पकाना है, अब लाइटर तो लगेगा नहीं, तो आप किस तरह फ्लेम जलाएंगे। लाइटर का काम किया सिंह राशि में, मंगल केतु जब साथ में आए तो इसने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, एक्सीडेंट करना शुरू कर दिया, बिकॉज मार्स इज ऑल्सो फायर, केतु इज ऑल्सो फायर, एंड दे आर इन द फायर साइन ऑफ लियो। लियो यानी कि जो सरकार है या जो राजा है, तो राजा को तकलीफ पहुंचेगी जब इतना सारा फायर वहां आएगा, इन चीज़ों की वजह से, हादसों की वजह से। तो सारे सवाल उठते हैं सरकार पे या राजा पे। तो इसलिए जो है ये सारी तमाम चीज़ें हुई, बिकॉज एक्लिप्स में या किसी भी ग्रहण के समय सन एंड मून हैव टू बी देयर, तभी ग्रहण होता है। हाँ, उसके साथ इस बार शनि भी थे, बाकी छोटे प्लैनेट तो होते ही हैं। तो तभी जो ग्रहण के समय ये सारे प्लैनेट इन्वॉल्व थे। और अभी रवि के राशि में जो मंगल केतु आए हैं, इन्होंने जो है ब्लास्ट करवाए हैं। तो हम देखते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट एक बात है, लेकिन ब्लास्ट वाले जो एक्सीडेंट्स है, जो बहुत ज़्यादा ब्लड स्पिल होना है, बहुत ज़्यादा फायर है,
ये मार्स और केतु के वजह से होता है। मार्स जो है वो सिर्फ आपको एक्सीडेंट करवाएगा, कटवाएगा वगैरह, बट केतु इज शार्प, केतु इज अ शार्प वेपन। सो ये इतनी ज़्यादा कटिंग वाली और फायर एनर्जी जब साथ में आती है, तब जो है सिगड़ी पर आपकी ये गैस लग के ये सारे इश्यूज हो गए वर्ल्ड लेवल पर। क्योंकि मीन राशि में इस साल ग्रहण हुआ था। मीन राशि रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। जैसे कि हम देखते कर्क राशि यानी स्मॉल वाटर बॉडी जो शीतल है, लेकिन जो मीन राशि है वो अथांग महासागर है। सो महासागर एनवेलप्स द वर्ल्ड, तो इसलिए वर्ल्ड लेवल पे ये हुआ है। ऑल्सो वो प्रदेश वगैरह का भी स्थान है। अगर आप पुरुष कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में देखो तो, नैसर्गिक पुरुष की कुंडली में आप देखो तो ऐसा कहते हैं, एक टर्म है नैसर्गिक पुरुष की कुंडली। वैशाली जी, आपकी आवाज़ इतनी मेलोडियस है कि हम सुनते ही रह जाए। आपने एस्ट्रोलॉजी को इतने प्यारे और इतने इंफॉर्मेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया कि सबको आसानी से समझ में आया। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, ये इंटरव्यू का सोलफुल बातचीत ज़्यादा लगेगी जो अभी लग रही है। हम आपको थैंक यू करते हैं कि आप यहाँ आए अपना समय निकाल कर टू बी पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुष्का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, सुना। और मैं यही कहूँगी आपके दर्शकों से कि आपके चैनल को, आपके DRV न्यूज़ को यूं ही अपना प्यार देते रहे, समर्थन देते रहे, ताकि मेरे जैसे और लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आ करके सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा यहाँ पर कर सके, कोई अच्छा मैसेज ला सके। थैंक यू सो मच, आई फील ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं अनुष्का नायर, DRV न्यूज़ से।